बच्चों बच्चों जी, शुक्रिया जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सर क्या नया करा रहे हैं? कुछ नहीं भाई, सब पुराना। वही एक्ट, वही प्रोसीजर, वही लड़ाई झगड़े, वही जी। अमित जी कहाँ रह गए? बच्चे को नहीं मना कर। बधाई। वर्ष 21-22 की पहली स्टडी सर्कल मीटिंग है ये। और सबसे पहले मैं अपने गेस्ट स्पीकर हमारे मेंबर विपिन जी का भी स्वागत करता हूँ। इन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करा और एक इतने अच्छे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज अपने विचार रखेंगे। तो मैं और ज़्यादा समय न लेते हुए विपिन जी से अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ आप अपना टॉपिक इनिशिएट करें। गुड इवनिंग। नई टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया जी, शुक्रिया कमिंग ईयर के लिए। तो छोटी सी ही हमारा ग्रुप है आज की तारीख में, आज की स्टडी सर्कल में। तो आराम से हाँ जी टॉपिक की बात करते हैं। जी। है आज का सब्जेक्ट हमारा TDS 194। भाई अबोध जी आप वो कर दो, म्यूट कर दो। सबको म्यूट कर दूं ना? हाँ कर दो एक बार। आपको अपने को खुद ही करना पड़ेगा, हुआ नहीं। जी जी, म्यूट हो गया। आलोक जी आपका म्यूट नहीं हुआ? हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ जी। तो यस, आज का टॉपिक हमारा है TDS अंडर सेक्शन 194Q वर्सेस TCS 2061H। ठीक है, तो 1 जुलाई से 194Q स्टार्ट हुआ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो सबका समझा हुआ ही है, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। तो अब इस टॉपिक को कंसीडर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, आप ना ख्याल कीजिएगा कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा दिखाई देता है, हमारी बैलेंस शीट कैसी दिखाई देती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में सेल्स और रेवेन्यूज है, और डेबिट साइड में परचेज और बाकी एक्सपेंडिचर्स हैं आपके। और उधर बैलेंस शीट में
फिक्स्ड एसेट्स का चार्ट है, एक असेट साइड है जिसमें फिक्स्ड एसेट का चार्ट है, और क्रेडिट साइड है जिसमें आपकी कैपिटल और लायबिलिटीज हैं। बस इसको आप ध्यान में रखिएगा आज के डिस्कशन में। ठीक है जी, आगे चलता हूं मैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां से शुरू कर रहा हूं मैं बात। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो मेरी डेबिट साइड है वहां पर क्या है, परचेजेस हैं, बाकी सारे एक्सपेंडिचर हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है मेरा वो कहां पर है सर, बैलेंस शीट में। प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो फिक्स्ड एसेट चार्ट है वहां पर मेरी कैपिटल एसेट जो मैंने परचेज की होंगी ड्यूरिंग द ईयर वो वहां पर पड़ी हुई है। तो ये मेरा आउटफ्लो एग्जिबिट करता है, पीएनएल का डेबिट साइड और फिक्स्ड एसेट चार्ट ये मेरा आउटफ्लो रिफ्लेक्ट करता है ना। इसको ध्यान में रखना है हमको आज के डिस्कशन में। ठीक है जी। अब जो मेरा पीएनएल का डेबिट साइड है उसमें क्या पड़ा हुआ है मेरे पास सर, परचेजेस। परचेजेस का क्या मतलब हो गया कि मेरे सारे वेंडर्स हैं वहां पर, मेरे सारे वेंडर्स हैं वहां पर, मेरे सारे जीएसटी की भाषा में बोलूं तो मेरे सारे सप्लायर्स वहां पड़े हुए हैं। कहां, परचेज में। परचेज ऑफ गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे। जो 194Q का जो सब्जेक्ट मैटर है वो परचेज ऑफ गुड्स का सब्जेक्ट है। तो जो भी गुड्स मैंने परचेज किए प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो मेरे सब लोग क्या हैं, वेंडर्स हैं या तो क्या सप्लायर्स हैं। और वो सारी परचेज मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में बुक्ड है, रिफ्लेक्टेड है। मेरे बाकी सारे एक्सपेंडिचर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बुक्ड है। मैंने केवल गुड्स परचेज किए अपने बिजनेस में जिनकी मैं ट्रेडिंग करता हूं, कि तो मैन्युफैक्चरिंग करता हूं वो तो किए ही होंगे, लेकिन मैंने कुछ फिक्स्ड एसेट्स भी परचेज की हो सकती हैं। मैंने कंप्यूटर परचेज किया हो, फर्नीचर परचेज किया हो, मशीनरी परचेज की हो, मैं डील नहीं करता उनमें, लेकिन हैं वो गुड्स, हैं वो गुड्स। गुड्स क्या होता है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन सिक्योरिटीज। शेयर सिक्योरिटीज ये नहीं होते। तो ये हैं वो गुड्स जो मशीनरी परचेज की, जो फर्नीचर परचेज किया, जो कंप्यूटर परचेज किया, वो मेरे पीएनएल के डेबिट साइड में नहीं भी होगा, फिक्स्ड एसेट के चार्ट में होगा। हैं वो गुड्स तो वो भी 194Q से हिट होते हैं। 194Q टॉक्स ऑफ टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो वो गुड्स की परचेज मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में बुक्ड हो सकती है, या तो कि मेरी बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट के चार्ट में एज फिक्स्ड एसेट बुक्ड हो सकती है, जहां पर 194Q की हम बात कर रहे हैं। तो 194Q जो 1 जुलाई 2021 से इफेक्ट में आ गया, अभी उसकी बात कर रहे हैं। थोड़े समय बाद हम सेल्स साइड की भी बात करेंगे। सेल्स साइड में क्या होता है मेरा, सेल्स साइड में मेरे सारे कस्टमर्स हैं जिनको मैंने सप्लाई किया, वो कहां पड़े हुए हैं, वो मेरी सेल्स में पड़े हुए हैं। जो कस्टमर्स का डेटा है दैट इज सेल्स डेटा, जो वेंडर्स का डेटा है, सप्लायर्स का डेटा है दैट इज परचेज का जो डेटा है मेरा, वो ये मेरा डेटाबेस है। 194Q ये कह रहा है कि आप जो भी गुड्स परचेज करोगे, ऑन एवरी परचेज ऑफ गुड्स एक टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आई 1 जुलाई 2021 से। कब ट्रिगर होगी, किस पर ट्रिगर होगी, पहले उसे समझ लेते हैं। क्या हर एसएससी को 194Q का कंप्लायंस करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। एक थ्रेशोल्ड है। क्या हम उन एसएससीज की बात कर रहे हैं जिनकी टर्नओवर इससे पिछले साल में, यानी कि जो साल खत्म हुआ 31 मार्च 2021 को, जिनकी ग्रॉस टर्नओवर 31/3/2021 को जो साल खत्म हुआ उसमें 10 करोड़ से ज्यादा है। कौन सी टर्नओवर? बिजनेस टर्नओवर। बिजनेस की टर्नओवर 31/3/2021 की अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तब मेरे ऊपर 194Q का कोई बर्डन है, वरना तो नहीं है। मैं मेन गेट में एंट्री नहीं करूंगा। तो 194Q का बर्डन मेरे ऊपर तब है जब मेरी टर्नओवर बिजनेस से, अदर इनकम शामिल नहीं है इसमें, बिजनेस से जो मेरी टर्नओवर है वो 10 करोड़ से एक्सीड कर रही है, तो 194Q का कंप्लायंस का बर्डन मेरे ऊपर आ गया। ठीक है सर। क्या बर्डन? अब मैं वो एसएससी हूं
जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है 31 मार्च 2021 में। तो क्या कहता है 194Q? कहता है कि आपके जो वेंडर्स हैं उसमें से अगर 50 लाख से ऊपर की परचेज आपने किसी वेंडर से की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2021 से, 21-22 की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात कर रहे हैं आज की तारीख में। तो अगर फाइनेंशियल ईयर में मेरी परचेज मेरे किसी वेंडर से 50 लाख से ऊपर जाती है तो 50 लाख तक तो मुझको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, लेकिन जैसे ही 50 लाख क्रॉस करती है तो मुझको एक टीडीएस डिडक्ट करना है। कितना डिडक्ट करना है? 10 पैसे, यानी कि 0.1%। 0.1% मुझको टीडीएस डिडक्ट करना है, उस वेंडर के पेन नंबर पे जमा करा देना है। वो सब हम जानते हैं कि अगले महीने की 7 तारीख तक टैक्स जमा करना होता है, रिटर्न फाइल करना होती है, वो सब नॉर्मल है। सो नया इशू क्या आया कि 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना है मुझे उस वेंडर का जिस वेंडर से मेरी परचेज 50 लाख से क्रॉस कर गई इस फाइनेंशियल ईयर में। 50 लाख कहां से काउंट करना शुरू करूंगा मैं? 1 अप्रैल 2021 से। 1 अप्रैल 2021 से काउंट करते 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 अगर से 30 जून से पहले ही क्रॉस कर गई तो फिर 1 जुलाई से जो भी परचेज होगी उस पर मुझको टीडीएस डिडक्ट करना है। 30 जून तक 40 लाख क्रॉस 40 लाख हुई और उसके बाद 10 लाख और तक मैं वेट कर लूंगा, और जब जैसी 50 लाख पूरी हो जाएगी तो फिर मैं 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर दूंगा। ये है, और उसको डिपॉजिट करना। अच्छा, अब इसमें सवाल शुरू करते हैं। एक थोड़ा सा अपना रेंज बढ़ाते हैं, थोड़ी व्यू जो है अपना वो बढ़ाते हैं। कैसे? अब ख्याल करो ताकि हमको कोई डाउट ना रहे, इसलिए कर रहा हूं मैं ये एक्सरसाइज, और कोई खास बात नहीं है। जो वेंडर्स की लिस्ट है, आप वेंडर्स के डेटाबेस का ध्यान करो। पीएनएल का ध्यान में पहले ही करवा चुका, तो पीएनएल का ध्यान करने के बाद अब वेंडर्स का जो डेटाबेस है, सप्लायर्स का जो डेटाबेस है जीएसटी की भाषा में, उसका ख्याल करवा। तो ख्याल करने में आपको आएगा उसमें से कुछ वेंडर होंगे जो लार्ज वेंडर्स हैं, वेंडर्स कह रहा हूं, ठीक है, जो आपके सप्लायर्स हैं। कुछ वेंडर्स होंगे जो लार्ज वेंडर्स हैं, कुछ वेंडर्स होंगे जो स्मॉल वेंडर्स हैं। अब ये लार्ज स्मॉल क्या होता है जी? जो वेंडर की अपनी टर्नओवर मार्च 21 में 10 करोड़ से ऊपर है उसे मैं कह रहा हूं लार्ज वेंडर, और जो वेंडर आपके 31 मार्च 21 में जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है उसे मैं कह रहा हूं स्मॉल वेंडर। ये मेरा क्राइटेरिया है, मेरा नहीं है, मतलब लॉ का क्राइटेरिया है। तो मैं 10 करोड़ से ऊपर जिस वेंडर की टर्नओवर है, मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तभी मैं ये सारी बात कर रहा हूं, ये बात साफ रखिएगा। अब मेरे जो वेंडर की लिस्ट है उसमें से कुछ वेंडर ऐसे हैं जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर रही हो 31/3/2021 में, और कुछ वेंडर ऐसे होंगे जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे हो 31/3/2021 में। मेरी परचेज मेरे इन सब वेंडरों से अगर 50 लाख से ऊपर है तो टीडीएस की लायबिलिटी है, वरना नहीं है, चाहे वो स्मॉल वेंडर हो चाहे वो लार्ज वेंडर हो। ठीक है, मेरी जो टीडीएस की लायबिलिटी है वो किसी भी वेंडर से 50 लाख से एक्सीड करेगी तभी है, वरना नहीं है। ये बात साफ है, ये हम कर चुके डिस्कस। अब मैं तो सिर्फ ख्याल करवा रहा हूं कि कभी कभी हमको लगता है ऐसा होगा तो क्या होगा, तो ऐसा होगा तो कुछ होगा या नहीं होगा ये डिस्कस कर लेते हैं, होगा तो क्या होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे वेंडर्स की लिस्ट में कुछ लार्ज वेंडर्स हैं, कुछ स्मॉल वेंडर्स हैं, 10 करोड़ इज द क्राइटेरिया। तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। क्या होगा बताता हूं। अगर मेरी लिस्ट में 10 करोड़ से ऊपर के वेंडर हैं तो पुराने लॉ के हिसाब से जो फाइनेंस एक्ट 2020 में सेक्शन आ गया था 2061H, तो जो मेरा वेंडर 10 करोड़ से ऊपर था वो मुझको सेल कर रहा था, तो हो सकता है पुराने लॉ में 30 जून 2000 1 अक्टूबर 2020 से शुरू करके 30 जून 2021 तक 194Q तो है नहीं, तो हो सकता है वो मेरे से टीसीएस कलेक्ट करता रहा हो, क्योंकि उसके लिए मैं बायर हूं, मेरे लिए वो सेलर है। तो 2061H में हो सकता है वो मुझसे टीसीएस कलेक्ट करता रहा हो। अब जब 1 जुलाई आ गई तो नया लॉ हिट कर गया, नया लॉ हिट कर गया, मेरे ऊपर 194Q की लायबिलिटी आ गई। अब यहां ये इस क्रॉस लायबिलिटी को भी समझने की हमको थोड़ा सा जरूरत है सिंपल।
लेकिन हमने सोचा नहीं होता है, तो कई बार हमको लगता है कि क्या होगा। ये है, तो क्रॉस लायबिलिटी क्या बन गई कि मैं 10 करोड़ से ऊपर हूं तो 194 क्यू की मेरे ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी है, और वो भाई मेरा अभी तक टीसीएस कलेक्ट कर रहा था मुझसे 30 जून 2021 तक, क्योंकि वो 10 करोड़ से ऊपर था, लार्ज वेंडर था। अब क्या होगा, तो मुझे उससे एक कम्युनिकेशन करना है, बस मुझे उससे कम्युनिकेशन करना है कि बॉस, अभी तक आप बॉस थे, अब मैं बॉस हो गया, मतलब अभी आप मेरा टीसीएस कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, आप 10 करोड़ से ऊपर हो तो मैं भी 10 करोड़ से ऊपर ही हूं, अब आप नहीं करोगे, अब हम आपका टीडीएस काटेंगे। ठीक है सर, ये कम्युनिकेशन मुझे उससे करना, ये काम है। आप अपने क्लाइंट की लिस्ट में देखो, असेसीज की लिस्ट में देखो, तो जहां उसके पास लार्ज वेंडर्स हैं पीछे, तो वो उसका टीसीएस कलेक्ट कर रहे होंगे 30 जून तक। अब उनको बेचारे को क्या मालूम कि आप भी लार्ज हो और आप पे 194 क्यू की लायबिलिटी आ गई है, और आप उनका टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर दोगे 1 जुलाई 2021 से। तो ये कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप उनको कम्युनिकेट करोगे कि नाउ ऑनवर्ड्स वी विल डिडक्ट टीडीएस एज पर 194 क्यू एंड यू विल स्टॉप collecting TCS with effect from 1st of July 2021। ठीक हो गया जी। अब इसमें एक चीज का फर्क है जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। क्या फर्क है, जितने भी टीडीएस का लॉ है, ये बेसिक लॉ है, बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है टीडीएस वर्सेस टीसीएस में। जितना टीडीएस का लॉ है हमारे यहाँ, वो सारा का सारा कैसा है, एक्रूवल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये है सारा कानून। सारा टीडीएस का प्रोविजन ऐसा ही है कि एक्रूवल, और यानी कि जब आपने क्रेडिट किया कि, तो जब आपने पेमेंट किया जो भी पहले पड़ जाए तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। और टीसीएस का सारा लॉ क्या है, ऑन कलेक्शन। वो सारा लॉ ही कलेक्शन पर है। जब कलेक्ट करोगे, रिसीट बेसिस पर है वो, जब कलेक्ट करोगे तो टीसीएस भी कलेक्ट करोगे। एक्चुअली फंडामेंटल डिफरेंस है। फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, टीडीएस के केस में तो पैसा मुझको देना होता है ना, वेंडर को या सप्लायर को, चाहे वो सर्विस का सप्लायर हो, चाहे वो रेंट का केस हो, चाहे वो फीस का केस हो, रॉयल्टी का केस हो, यहां अब गुड्स का केस हो, कमीशन का केस हो, ब्याज का केस हो, कोई केस हो। In case of TDS, the fundamental thing is the money is lying with me. I have to pay a portion to it to the central government by way of TDS, and the rest of the amount I have to pay to the vendor. ये है, तो मुझे को पे करना है ना, तो वह कहते हैं एक्रूवल बेसिस पे कर दो। ऑन दी कंट्रेरी, कलेक्शन का सारा नियम क्या है, मुझे पे नहीं करना, मुझे तो कलेक्ट करना है, राइट है मेरा। टीसीएस का कॉन्सेप्ट क्या है, जो मेरे रिसीवेबल्स हैं, सेल्स से जो मेरे रिसीवेबल्स बने, मेरा राइट है उनसे पैसा कलेक्ट करना, ना कि उनको पैसा देना। मेरे पास उनका कोई पैसा नहीं है, उनके पास मेरा पैसा है। अरे जनाब, जब मिला ही नहीं तो मैं आपको कहां से दे दूं, जब मिलेगा तब दूंगा। आप क्या कहते हो, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कलेक्ट तो तभी होगा ना जब कलेक्शन होगी, जब कलेक्शन ही नहीं हुई तो कलेक्टेड क्या। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है टीसीएस में, वो हमेशा ही कलेक्शन पे चलेगा, उसका नाम ही है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो जब कलेक्ट होगा तो मैं आपका भी कलेक्ट कर लूंगा, जब मेरा ही कलेक्ट नहीं हुआ तो आपका कहां से कलेक्ट करूंगा। ये कॉन्सेप्ट है, और ये सारे टीसीएस की प्रोविजंस में ऐसे ही चलता है कलेक्शन, और इधर टीडीएस में हमेशा एक्रूवल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ऐसे चलता है। तो ये रहेगा, इतना फर्क रहेगा ही, क्योंकि वहां जो इंसिडेंस है टीसीएस का वो कलेक्शन बेस्ड है। तो ठीक है ना जी, वो कलेक्शन बेस्ड है। तो अब 30 जून के बाद मेरे वेंडर को जो कलेक्शन जानी शुरू होगी, उस पर उसको कोई टीसीएस वीसीएस नहीं करना है। किस पर नहीं करना है, जिस पर मैं टीडीएस काट ले रहा हूं। माइंडेड, यहां गड़बड़ हो सकती है। मेरा सेक्शन शुरू हुआ है 1 जुलाई 2021 से, मैं टीडीएस डिडक्ट करना शुरू करूंगा 1 जुलाई ऑनवर्ड्स के एडवांस पे, कितों के बिल्स पे, ठीक है ना। उस भाई को कलेक्शन करनी है, कलेक्शन पे टीसीएस जमा करना है ना। तो जो पुराने बिल उसने मुझको रेस कर रखे हैं, उनकी जो पेमेंट मैं उसको करूंगा,
मैंने तो उस पर कोई टीडीएस काटा नहीं है। क्यों? टीडीएस का प्रोविजन ही नहीं था 30 जून तक। एक्रूअल और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर है ना, टीडीएस का प्रोविजन ही नहीं था। तो मैंने 30 जून तक जो बिल बुक करे उस पर कोई टीडीएस थोड़ी डिडक्ट किया, ना मुझे करना। तो जिस पर 194Q का टीडीएस अट्रैक्ट नहीं होगा, डिडक्ट नहीं होगा, उसका टीसीएस चालू है, वो टीसीएस ही कलेक्ट होगा। और जिसका 194Q आ गया 1 जुलाई से, उस पर अब टीडीएस रहेगा, टीसीएस नहीं रहेगा। ये कम्युनिकेशन करना है मुझे उससे। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कोई केस नहीं छोड़ेगी सरकार, ना छोड़ा है उन्होंने, कि आप ये कह दो कि इसमें 194Q भी छूट जाए और 206 1H भी छूट जाए। ये नहीं होने वाला है। तो जो पुरानी कलेक्शन उसको मिलने जा रही है, क्योंकि उस पर 194Q नहीं है, इसीलिए टीसीएस की लायबिलिटी उसकी बनी रहेगी। टीसीएस की लायबिलिटी उसकी कब खत्म हुई है? उस अमाउंट पर खत्म हुई है, उस बिल पर खत्म हुई है जिस पर मैंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है। तो हर ट्रांजैक्शन पर या तो मैंने टीडीएस डिडक्ट कर रखा है फ्रॉम 1 जुलाई, और या उसने टीसीएस कलेक्ट करना है अप टू 30 जून। ये है। Am I clear? ये कॉन्सेप्ट है। तो ये एक कम्युनिकेशन किससे चाहिए आपको? आपके जो लार्ज वेंडर्स हैं। स्मॉल वेंडर्स की तो समस्या नहीं है, क्योंकि स्मॉल वेंडर तो टीसीएस की प्रोविजन में आ ही नहीं रहा था, ना कल ना आज, उसकी कोई समस्या नहीं है। 50 लाख से नीचे वालों की तो कतई कोई समस्या नहीं है, ना उसे कलेक्ट करना था, ना मुझे डिडक्ट करना है, वो कोई समस्या नहीं है। तो 50 लाख से नीचे तो कोई समस्या है ही नहीं कैसी भी। 50 लाख से ऊपर वालों में मैं ये देख रहा हूं कि वो लार्ज वेंडर है कि वो स्मॉल वेंडर है। स्मॉल वेंडर है तो कोई बात ही नहीं है। लार्ज वेंडर में क्रॉस लायबिलिटी का झंझट हो रहा है कि उसके ऊपर 206 1H लग रहा है, मेरे ऊपर 194Q लग रहा है। द लॉ इज क्लियर। जब 194Q लग गया तो वो प्रिवेल करेगा, और जहां 194Q प्रिवेल कर रहा है वहां फिर मेरे वेंडर को कोई टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये एक रिकंसिलिएशन का, कम्युनिकेशन का टास्क है जो हमारे क्लाइंट के लिए, एसएससी के लिए हमको इंश्योर करना है। ये कॉन्सेप्ट एकदम साफ रहनी चाहिए। ये है, ये ठीक हो गया। अच्छा, हम तो वेंडर्स ही एनालाइज कर रहे हैं इस समय, तो एक और तरीका से सोचने की कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसे सोचना है हमको, बस मतलब जस्ट एनालाइज करना। मेरे वेंडर्स में कुछ अब जीएसटी की भाषा यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि जीएसटी भी अब साथ साथ चलता है। और जो जीएसटी की प्रैक्टिस ना करता हो, इनकम टैक्स की करता हो, शुरू कर दे। जो इनकम टैक्स की ना करता हो, जीएसटी की करता हो, वो इनकम टैक्स शुरू कर दे। ये भूल जाओ आप। स्पेशलाइजेशन जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों करो मजे से। तो दोनों करने ही पड़ेंगे, पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। जीएसटी पढ़ना ही पड़ेगा, जब पढ़ना ही है तो पैसे लेके पढ़ो। और इनकम टैक्स पढ़ना ही पड़ेगा तो पैसे लेके पढ़ो। ठीक है? अच्छा, दोनों के लिए आप मुझे बुला लेना, मैं आपको बता दूंगा, शायद समस्या आएगी। वो कोई दिक्कत नहीं। तो जीएसटी की भाषा में बोलूं तो आपके वेंडर्स में कुछ रजिस्टर्ड वेंडर है और कुछ अनरजिस्टर्ड वेंडर है। आप कहते हो रजिस्टर्ड सप्लाई और अनरजिस्टर्ड सप्लाई, ऐसे बोलते हैं। कुछ रजिस्टर्ड वेंडर और कुछ अनरजिस्टर्ड वेंडर हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो अनरजिस्टर्ड वेंडर होंगे, 40 लाख की तो लिमिट है जीएसटी में, और 50 लाख की परचेज की बात हो रही है। सिंगल परचेज, सिंगल वेंडर से एग्रीगेट 50 लाख की तो बात कर रहे हैं, वरना तो टीडीएस लग ही नहीं रहा है ना। तो जिससे मैं ही 50 लाख की परचेज कर रहा हूं, औरों को भी बेच रहा होगा अगला। जिससे मैं ही 50 लाख की परचेज कर रहा हूं, तो शायद ही ऐसा होगा कि जिसपे 194Q में टीडीएस लग रहा हो और अगला भाई मुझे जीएसटी का बिल ना दे रहा हो, क्योंकि अनरजिस्टर्ड हूं जी मैं। तो ये नहीं हो रहा होगा। जब 50 लाख तो मैं ही परचेज कर रहा हूं भाई तुमसे, तो फिर रजिस्टर्ड वेंडर ही होगा, वो होगा नहीं अनरजिस्टर्ड। तो प्रैक्टिकली ऐसे जब पहली बार बात होती है ना, अनरजिस्टर्ड वेंडर का क्या होगा जी, अनरजिस्टर्ड सप्लाई का क्या होगा जी, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखेंगे, पहले ये तो देखो कि अनरजिस्टर्ड वेंडर होगा कि नहीं होगा। ठीक है? तो वो थोड़ी हाइपोथेटिकल बात है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, सिवाय जहां वो प्रोडक्ट ही एग्जेम्प्ट है जीएसटी में। वहां हो सकता है कि वो केवल एक एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट में डील कर रहा है, तो हो सकता है कि उस पर वो अनरजिस्टर्ड हो। तो अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, प्रैक्टिकली अनरजिस्टर्ड नहीं होगा, पर हो भी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर जीएसटी का बिल आता है तो पैन नंबर जीएसटी के नंबर में शामिल ही है, तो मिल गया आपको। और अनरजिस्टर्ड वेंडर है तो मुझे पैन चाहिए फिर उसका, बस
क्योंकि मुझको 10 पैसे का टीडीएस काट के जमा कराना है। ठीक हो गया। तो एक क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया, लार्ज वेंडर, स्मॉल वेंडर। तो सोच रहा उसका क्या इंपैक्ट आएगा, हमने कर लिया डिस्कस। एक हमने डिस्कस किया रजिस्टर्ड डीलर, डीलर शब्द नहीं है, सप्लायर कहते हैं, चलो रजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर, सेल टैक्स वाली आदत पड़ी हुई है, डीलर डीलर डीलर। ठीक है साहब, तो वो भी हमने जो है डिस्कस कर लिया। अच्छा, और एक क्लासिफिकेशन सोचते हैं। ये जो मेरे वेंडर्स हैं 50 लाख से ऊपर की मैं परचेज करता हूं इन लोगों से, हो सकता है हैविंग पेन, नॉट हैविंग पेन, पेन केसेस, नो पेन केसेस, ये कह रहा हूं। बड़ा मुश्किल है कि 50 लाख से ऊपर की मैं परचेज कर रहा हूं किसी वेंडर से और उसके पास पेन ना हो। ये तो बहुत कठिन है, नहीं ऐसा होगा नहीं कि उसके पास पेन ना हो, होगा उसके पास पेन। तो पहली बात तो वो रजिस्टर्ड वेंडर होगा, तो उसके जीएसटी नंबर मेरे पास आ रहा होगा, पेन मिल गया मुझको। इन केस मुझे पता नहीं कौन से केस होंगे, एग्जाम्प्ट कैटेगरी का कोई केस हो सकता है, एक्सेप्शनली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है या ऐसी कोई चीज है, तो ठीक है, तो मुझको उसको पेन कलेक्ट करना है। लेकिन तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा वेंडर नहीं होगा जिसके पास पेन ना हो। पर अगर ऐसा है बाई चांस, तो अच्छा है उसके पास पेन दे नहीं रहा आपको, ये तो हो सकता है पेन है लेकिन देता नहीं है आपको। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन है कि आपके पास उसका पेन वो नहीं दे रहा है, तो हमारे यहाँ एक सेक्शन है सर 206AA, वो ये कहता है कि टीडीएस के केसेस में अगर आपका वेंडर आपको पेन नहीं दे रहा, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो टीडीएस का रेट बढ़ करके हो जाता है कितना मालूम, 20%, 20%। ये लिखा हुआ है 20%, मतलब 10 पैसे का 20%। तो उन्होंने वहां लिखा ये बहुत ज्यादा हो गया, तो वहीं पे एक अमेंडमेंट किया फाइनेंस एक्ट 2021 ने, कि उन्होंने कहा नहीं 20% को हम 5% पढ़ेंगे। तो अब हमने वेंडर का क्लासिफिकेशन कैसे किया, हैविंग पेन, नॉट हैविंग पेन। इफ इट इज नॉट हैविंग पेन, जो नहीं होगा केस प्रैक्टिकली स्पीकिंग, लेकिन अगर है तो रेट क्या हो गया आपका, 5% का रेट हो गया। ठीक हो गया जी। ये तीसरा क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया। वेंडर के डेटाबेस पर ही हूं सर अभी। एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, फाइलर्स, नॉन फाइलर्स। ये नई चीज सिखाई हमको, 206AB, फाइलर्स, नॉन फाइलर्स, यानी कि ऐसे वेंडर्स जो आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं। ये भी मुश्किल है, 50 लाख से ऊपर की मैं ही परचेज करता हूं अकेला, औरों को भी बेचता होगा और आईटीआर फाइल नहीं करता, और एक से एक महारथी हो भी सकता है कोई। तो आईटीआर अगर फाइल नहीं करते तो नॉन फाइलर। अब नॉन फाइलर उन्होंने डिफाइन किया कि 2 साल से लगातार आईटीआर फाइल नहीं कर रहा और उसका टीडीएस और टीसीएस 50,000 रुपए से ज्यादा है और आईटीआर फाइल नहीं करता है, उनको उन्होंने कहा नॉन फाइलर। सेक्शन कौन सा है, 206AB। ऐसे लोगों का, ऐसे वेंडर्स का जो टीडीएस का रेट बनेगा वो 10 पैसे नहीं है, वो कितना है, 5%, 5%, 5%। ठीक है सर, तो वो 5% का रेट हो जाएगा नॉन फाइलर्स। सो नॉन पेन 206AA, नॉन फाइलर्स 206AB, द रेट इज 5%, ये हो जाएगा। वहां लिखा हुआ है डबल द रेट और 5% विच एवर इज हायर, तो 5% ही हायर होता है 10 पैसे का। तो नॉन फाइलर अगर है तो अब आप कहोगे जी नॉन फाइलर कहां से चेक करूंगा मैं, मुझे क्या पता वो रिटर्न फाइल करता है कि वो नहीं फाइल करता है, मुझे क्या मालूम। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी एहसान किया हम पे, उन्होंने एक यूटिलिटी बनाई है। 21 जून 2021 को उन्होंने एक सर्कुलर निकाल करके आपको समझाया कि हम एक यूटिलिटी दे रहे हैं। वेबसाइट ही नहीं, पता नहीं कैसी चल रही है, यूटिलिटी कैसे चलेगी, यूटिलिटी दे रहे हैं। आप पेन नंबर डालो वेंडर का, आपको पता पड़ जाएगा कि ये फाइलर है कि नॉन फाइलर है। तो आप साइट पे जाकर के पेन नंबर डाल के चेक कर सकते हो कि फाइलर है नॉन फाइलर है। उन्होंने कहा कि आपके हो सकता है से फॉर एग्जांपल 5,000 वेंडर है, 5,000 वेंडर का एक एक का पेन नंबर डाल डाल के ये देखूं कि फाइलर है कि नॉन फाइलर है, ये कैसे बनेगी। तो उन्होंने यूटिलिटी दी है कि आप बल्क में डेटा दे दो हमको, अपलोड मारो, हम बल्क में आपको एक शीट दे देंगे, उस पर आ जाएगा कि फाइलर है कि नॉन फाइलर है। मैंने चला के देखी नहीं है यूटिलिटी, ये आप देख लेना वेबसाइट पे कैसी चल रही है। ये है तो एनीवे उन्होंने एक यूटिलिटी दी है कि पेन नंबर बेस पे, बल्क बेसिस पे आप ये पता लगा लो कि फाइलर है कि नॉन फाइलर है। एक चीज उन्होंने ठीक की, अच्छी की, उन्होंने कहा हम
ड्यूरिंग द ईयर नॉन फाइलर्स का डेटा बढ़ाएंगे नहीं, यानी कि जो 1 अप्रैल को नॉन फाइलर्स हैं वही नॉन फाइलर्स रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं, तो आपका नॉन कंप्लायंस नहीं होगा। नॉन फाइलर्स के लिए आपका रेट 5% का है। तो आपका जो ये नॉन फाइलर्स का डेटा है, ये 1 अप्रैल को जब यूटिलिटी से आप निकाल लोगे तो ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर हम उसको इंक्रीज नहीं करेंगे, तो आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ड्यूरिंग, तो साल के शुरू में जब आपने यूटिलिटी से नॉन फाइलर्स का डेटा निकाला, आपने 5000 वेंडर हैं, आपने डेटा निकाला यूटिलिटी यूज करके एक्सेल शीट से, और उसमें से फॉर एग्जांपल 10 ऐसे आ गए जो नॉन फाइलर हैं, कहना उनका ये है कि वो 10 से बढ़ेंगे नहीं, जैसे जैसे वो रिटर्न फाइल करते रहेंगे तो घटेंगे। तो घट गया कि नहीं घट गया, वो आप जब आईटीआर की ड्यू डेट आएगी उसके बाद फिर से चेक कर लो, या आपका वेंडर ही आपको बता देगा, लेकिन वो बढ़ेंगे नहीं। तो ये है, तो आपको 10 का ट्रैक रखने की बात है, आपको बाकी के 4990 का ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है। ये बात हुई, वेंडर्स की लिस्ट पर ही चल रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक सवाल आता है सर, कि जो हमारे पास बिल आ रहे हैं वेंडर से, उसमें जीएसटी भी लगा होता है, मतलब 100 रुपये का वैल्यू है, कंसिडरेशन है, 18 रुपया जीएसटी लगा, 118 रुपये का बिल आ गया। तो मुझको जो 10 पैसे का टीडीएस काटना है, ये 100 रुपये पे काटना है कि 118 पे काटना है? सो द आंसर इज 100 रुपये पे काटना है। द आंसर इज 100 रुपये पे काटना है आपको, 18 रुपये पे नहीं। 18 रुपये जो जीएसटी का पोर्शन है उसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है। ये सर्कुलर्स पहले भी आते रहे हैं, प्रोफेशनल फीस के केस में, रेंट के केस में, तो कभी भी टैक्स के पोर्शन पर टीडीएस काटने का प्रोविजन नहीं रहा है, और 194Q में भी वो प्रोविजन नहीं है। ये है, तो जीएसटी के अमाउंट पे कोई टीडीएस हमको नहीं काटना है, हम 194Q पर चल रहे हैं। ठीक हो गया सर? अच्छा, एक एग्जांपल आता है, कई बार मैं खुद ही सोच सोच के क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन में ले लेंगे जो मुझसे छूट जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कई बार, सर मोटर कार डीलर जो होते हैं इनकी पोजीशन क्या है? मोटर कार डीलर सर, कोई अपने आप माइक म्यूट कर देंगे प्लीज? मतलब जी आप कर दीजिए वरना। हाँ जी, लोग जी बाकी लोगों का माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, डिस्टरबेंस आ रहा है। तो हाँ जी, जो मोटर कार डीलर्स हैं उनके केस में क्या है? मोटर कार डीलर्स के केस में एक टीसीएस का एक और सेक्शन है हमारे यहाँ, 206C1F, है ना, जिसमें 10 लाख से ऊपर की मोटर कार पे एक टीसीएस का प्रोविजन है 1% का। ये 1F है, 1H नहीं है, ये 1F है। तो यहां पर मैं 1 मिनट का पॉज लेकर के आपको क्लियर करूं कि मोटर कार के टीसीएस का प्रोविजन है क्या। रिटेल सेल ऑफ कार अबव 10 लाख, I repeat, retail sale of car above 10 lakh, टीसीएस का सेक्शन है 2061F। 1% आप जो डीलर है वो टीसीएस कलेक्ट करता है बायर से, ठीक है जी। B2B जो ट्रांजैक्शन है मोटर कार की, यानी कि जो डीलर परचेज से, मारुति का डीलर है, वो जो मारुति से गाड़ियां खरीद रहा है, डीलर खुद से रीजेंट जो मारुति से गाड़ियां खरीद रहा है उस पर कोई 1F नहीं लगता। B2B ट्रांजैक्शन पे 1F नहीं लगता, 1F रिटेल ट्रांजैक्शन पे लगता है, तो 1F तो लगता ही नहीं वहां पे, तो कोई क्लैश नहीं है। B2B ट्रांजैक्शन पे 1F तो नहीं लगता, 1H लगता है। 1H लगता है, जो कब आ गया था 1 अक्टूबर 2020 में, यानी कि 30 जून 2021 तक वो जो मारुति है वो डीलर का 1H में 10 पैसे के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट करता रहा होगा। ठीक हो गया सर? ये मैं सिर्फ टीसीएस याद दिला रहा हूं आपको। और जो स्मॉल कार्स हैं, स्मॉल कार्स यानी कि 10 लाख से नीचे, तो उसमें जो B2C सेल है यानी कि रिटेल सेल, छोटी कार पर 1F नहीं लगता, रिटेल सेल पर भी 1F नहीं लगता। लेकिन छोटी कार से फॉर एग्जांपल रीजेंट
20-25 कार किसी बड़ी कॉर्पोरेट को ही बेचता है, छोटी 8-8 लाख वाली गाड़ियां बेच देता है 10, तो 50 लाख से ऊपर हो गया, तो फिर उस पे 1H लगता है। एम आई क्लियर? तो रिटेल सेल पर 1F लगता है 1% वाला। छोटी गाड़ियों की रिटेल सेल ही है, अगर 50 लाख से ऊपर चली गई तो 1H लगता है रिटेल सेल पर। B2C 10 पैसे वाला, और B2B डीलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में 1H ही लगता है 10 पैसे वाला। हम क्या कह रहे हैं कि 1H को सुपरसीड कर जाएगा अब 1194Q। तो अगर मैं रीजन लूं, फॉर एग्जांपल कार डीलर हूं, मारुति से गाड़ियां लेता हूं और मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो मैं 194Q में आ गया। तो अब मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा 10 पैसे से मारुति का, और मारुति से कम्युनिकेशन करूंगा कि अब आप मेरा टीसीएस कलेक्ट नहीं करोगे। ये साफ रहना चाहिए। तो जो कार वाला मामला है, इसमें 3 सेक्शन इन्वॉल्व है। जो 1F है वो ऐसे ही चलता रहेगा, 1% वाला 10 लाख से ऊपर वाली गाड़ियों पर। B2C पर जो टीसीएस का प्रोविजन 1F में है वो एज इट इज चलता रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। जो 1H वाला टीसीएस था वो सुपरसीड कर लिया 194Q ने। तो B2B ट्रांजैक्शन पर मैं 194Q में टीडीएस डिडक्ट करूंगा। मेरा जो मैन्युफैक्चरर है, मुझे गाड़ी सप्लाई कर रहा है, वो टीसीएस मेरा कलेक्ट नहीं करेगा। ये मोटर कार के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट, वेंडर्स की लिस्ट पर ही रहना सर, अभी मैं सेल्स पर नहीं जा रहा हूं। नेक्स्ट, अब गुड्स की बात है सर। जीएसटी शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं। शेयर जो मैं स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स खरीदता हूं, जो स्टॉक एक्सचेंज पे मैं शेयर्स खरीदता हूं, जीएसटी में वो गुड्स नहीं है। जीएसटी लॉ में वो गुड्स नहीं है, इसके ऊपर उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है। सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स अंडर जीएसटी एक्ट। लेकिन एसओजी एक्ट में, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, वो गुड्स हैं। क्योंकि एसओजी एक्ट में वो गुड्स हैं, तो गुड्स हो गए। एक बार गुड्स हो गए तो 194Q लग गया। लेकिन आप जब स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स खरीदते हो तो आपको तो यही नहीं पता होता खरीद किससे रहे हो, आप तो एक्सचेंज से ही खरीद लेते हो। तो यहां पर कोई टीडीएस का प्रोविजन ना इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता, तो उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। शेयर्स की जो परचेज स्टॉक एक्सचेंज पे है वो गुड्स है, लेकिन बिकॉज ऑफ एग्जेम्पशन उसके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन नहीं है। ऐसा ही इन्होंने पिछली बार 2061H में भी किया था कि शेयर्स की सेल पर 1H नहीं लगता था, शेयर्स की परचेज पर 194Q नहीं लगेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी भी गुड्स ही होती है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो पे करते हो आप, वो भी गुड्स ही होती है। वहां भी उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। पिछली बार भी एग्जेम्प्ट किया था कि इलेक्ट्रिसिटी की सेल पर 1H नहीं लगेगा, और यहां भी किया कि 194Q में इलेक्ट्रिसिटी की परचेज पर आपका टीडीएस नहीं लगेगा। तो ये बाहर हो गया, इस पर कोई टीडीएस की बात नहीं है। कैपिटल एसेट मैंने डिस्कस किया कि फिक्स्ड एसेट में जो आप कैपिटल एसेट खरीद रहे हो वहां भी टीडीएस लगेगा। आपके यहाँ पीएनएल में कि तो फिक्स्ड एसेट में इससे एक्ट को फर्क नहीं पड़ता। मूवेबल एसेट है, दोनों गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। फिक्स्ड एसेट में जो लैंड एंड बिल्डिंग आप खरीदते हो वो गुड्स नहीं है, उस पर 194Q का टीडीएस नहीं लगता। लेकिन हम जानते हैं कि कौन सा सेक्शन है वो, 194IA इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो आप टीडीएस जमा कराते हो, वहां पे आप जमा कराते हो, पुराना सेक्शन है। ठीक है सर। तो इस तरीके से वेंडर्स की लिस्ट हमने गो थ्रू की। 50 लाख से ऊपर की परचेज पर 10 पैसा टीडीएस आपको डिपॉजिट करना है। ये कई बार मुझको लगता है कि टीडीएस का जो कंप्लायंस है ना, वो इनकम टैक्स के कंप्लायंस से बढ़ गया है। आप जरा पीएनएल पे निगाह डालो, ऐसा कौन सा आइटम है पीएनएल में या आपके फिक्स्ड एसेट के चार्ट में जिसपे टीडीएस ना लगता हो। परचेज 194Q टीडीएस लगता है जी, इंटरेस्ट पे करते हो तो टीडीएस लगता है जी, रेंट पे करते हो तो टीडीएस लगता है जी, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ जी टीडीएस लगता है जी। फिर रॉयल्टी पे करते हो, टीडीएस लगता है जी। इंडिया से बाहर पे करते हो 195 में,
हाँ जी, टीडीएस रॉयल्टी पे करते हो, टेक्निकल फीस पे करते हो, टीडीएस लगता है जी। पता नहीं कौन सी चीज बची है पीएनएल में, सैलरी पे, हाँ जी टीडीएस लगता है जी। तो लगभग लगभग आप देखोगे पीएनएल में तो लगभग लगभग मोर और लेस सब आइटम्स पे कहीं ना कहीं जाकर के टीडीएस लग रहा है, उसके सिवाय की जो एग्जेम्पशन लिमिट्स है उस लिमिट तक नहीं लग रहा है। लेकिन टीडीएस का कंप्लायंस पूरा पीएनएल का डेबिट साइड पे और आपका कैपिटल एसेट की साइड पर भी टीडीएस का कंप्लायंस है, उसका रिकंसिलिएशन है। ठीक, एक चीज और कहनी है मुझको यहाँ पे कि रिकंसिलिएशन हम सबको बड़े मतलब पुरजोर तरीके से सीखना है, क्योंकि रिकंसिलिएशन बड़ा जबरदस्त काम है। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो पीएनएल है बेसिकली आपका ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज की क्या पोजीशन है, टीडीएस की जो आप रिटर्न फाइल करोगे 194 क्यू में करोगे ना, वहां से परचेज कितनी बन रही है, जीएसटी में जो 2A से डेटा आ रहा है वहां से परचेज कितनी बन रही है, ये आपस में मैच करने चाहिए, नहीं तो क्या रिकंसाइल करने चाहिए। फर्क आ रहा है तो क्यों आ रहा है, बुक्स में जो परचेज पड़ी है वो टीडीएस की रिटर्न में 194 क्यू की जो परचेज पड़ी है वो, और आपका जीएसटी के एनुअल रिटर्न में जब आप 2A से मिलान करते हो तो वो जो परचेज पड़ी है वो, ये आपस में जब हम फाइनल करते हैं सर बैलेंस शीट, अब क्या झंझट क्या है, हमारी बैलेंस शीट किसी और डेट पर फाइनल होती है और जीएसटी किसी और डेट पर फाइनल होता है, ये सब है ना, तो टाइमिंग डिफरेंस है। तो जब आप बैलेंस शीट फाइनली ओके करते हो, साइन करते हो, तो माय एडवाइस इज कि हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना लें कि उस स्टेज पर नॉर्मली हम लोग सितंबर में कहीं बैलेंस शीट फाइनल करते हैं एसएससी की, तो जब बैलेंस शीट फाइनल करो सर, आप रिटर्न कभी भी फाइल करो जीएसटी में, एनुअल रिटर्न जिसको कह रहे हैं, लेकिन ये रिकंसिलिएशन का टास्क आप उसी समय कर लो। अच्छा, इन एनी केस आपको ऑडिट तो करना ही है, अगर कंपनी है तो कंपनी लॉ में भी आपको ऑडिट करना है, और टैक्स ऑडिट के लिए भी आपको टैक्स ऑडिट करना है। तो ऑडिट में अगर आप ये रिकंसिलिएशन कर लोगे तो आपका बहुत बड़ा टास्क तो ऑडिट का अपने आप इस रिकंसिलिएशन में ही हो जाने वाला है कि हाँ बुक्स में परचेज वर्चेज ठीक से बुक्ड हैं, टेस्ट बेसिस पे आप बिल चेक करते हो। तो ये रिकंसिलिएशन आप अगर हो सके तो ऐसी ही प्लानिंग करो कि जिस दिन बैलेंस शीट साइन करो उस दिन ये रिकंसिलिएशन आपके पास ऑन रिकॉर्ड हो, वरना बाद में जब डिफरेंसेस आते हैं तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बैलेंस शीट साइन कर चुका होता हूँ एज ऑडिटर, तो मुझको मुश्किल होती है, फिर मैं ही तो ऑडिटर हूँ, जीएसटी की एनुअल रिटर्न में फिर वो मुश्किल होती है मुझको रिकंसाइल करने में। ये एक एडवाइस है कि रिकंसिलिएशन का एक टास्क है कि टीडीएस का भी और 2A का भी और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी जो रिकंसिलिएशन है वो जब आप बैलेंस शीट फाइनली साइन करो तो अच्छी बात रहेगी, हमको आराम हो जाएगा सबको, वो आप रिकंसाइल कर लो उस स्टेज पे, दैट इज गुड फॉर ऑल। कोई डिमांड निकलती है तो उसी समय जमा कराओ और जांच लाओ। आगे चलते हैं, अब टीसीएस की तरफ रुख करते हैं। तो पीएनएल की जो क्रेडिट साइड है ना, क्रेडिट साइड मींस सेल्स, अब सेल्स की बात कर रहा हूं, परचेज की बात मैंने कर ली, वेंडर्स की बात मैंने कर ली सर, अब आप उससे बाहर निकल आना है ना। 194 क्यू डेबिट साइड है वो हमने डिस्कस कर लिया, अब इंटरवल हुआ, पॉज लिया हमने, और अब हम कूद के आ गए क्रेडिट साइड पे जो है सेल्स साइड ऑफ द पीएनएल। और बैलेंस शीट में छोड़ना, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे आपके पास हो सकता है एडवांस फ्रॉम वेंडर्स हो, सॉरी एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स हो, एडवांस मिल सकता है ना आपको पैसा अपने कस्टमर से, तो बैलेंस शीट भी इन्वॉल्व है। ये जब पीएनएल इन्वॉल्व होता है तो बैलेंस शीट भी इन्वॉल्व होती है, ये है। तो मैं कहां हूं अब सर, पीएनएल की क्रेडिट साइड पे, बेसिकली वहां पर मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जहां बुक करते हैं, सेल्स जहां बुक करते हैं वो, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स पड़े होंगे आपके पास करंट लायबिलिटी में कहीं बैलेंस शीट में, उसकी बात हो रही है। बात हो रही है अब टीसीएस की 206C1H, ये है, इसकी बात कर लेते हैं। सेल्स का मतलब होता है किसका डेटाबेस है सर, ये कस्टमर्स का डेटाबेस है, ये आपके कस्टमर्स का डेटाबेस है। अब इसको जरा ध्यान में लाओ आप, कस्टमर्स का डेटाबेस कैसा दिखता है आपको, ये देखो। अब ये जो आपके कस्टमर्स हैं जिनको आप सेल करते हो, अच्छा ये तो तय हो चुका ना सर कि मेरी अपनी टर्नओवर मार्च 21 में 10 करोड़ से ज्यादा है, वरना ये सारा डिस्कशन बेकार है ना। तो मेरा अपना टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, तभी 2061H के मेन गेट में मैं एंट्री लूंगा, वरना लूंगा ही नहीं।
मेरे से क्या लेना देना, है ना, ये है। तो मैं अब क्या देख रहा हूं, मैं एक लार्ज एसएससी हूं, 10 करोड़ से ऊपर मेरी टर्नओवर है 1 मार्च 21 में, तब मैं ये देख रहा हूं कि मेरा डेटाबेस सेल्स का कैसा है। 2061H तो 1 अक्टूबर 2020 से आ चुका पुराना ही लॉ है जो हम रिवाइज कर रहे हैं। क्या देखना है मुझे उसको, मेरे कस्टमर्स में एक एक कुछ लार्ज कस्टमर्स हो सकते हैं, स्मॉल कस्टमर्स हो सकते हैं, चलो यहां से करते हैं पहले, है ना। लार्ज कस्टमर्स हो सकते हैं, स्मॉल कस्टमर्स हो सकते हैं। लार्ज कस्टमर्स किसे कह रहा हूं सर मैं, मेरा वो कस्टमर जिसकी अपनी टर्नओवर मार्च 21 में 10 करोड़ से ऊपर है, और मेरा वो कस्टमर जिसकी अपनी टर्नओवर मार्च 21 में 10 करोड़ से नीचे है, उसको मैं स्मॉल कस्टमर कह रहा हूं। तो जो मेरा लार्ज कस्टमर है अब उससे मुझे एक कम्युनिकेशन चाहिए, मैं करूं कि वो करे, कि क्या वो मेरा टीडीएस काटने जा रहा है। अगर वो मेरा टीडीएस काटने जा रहा है, उस पर 194 क्यों लग रहा है, तो फिर मुझको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। लेकिन ध्यान रखना सर, 30 जून 2021 तक जो सप्लाई में कर चुका, सेल कर चुका, उसका जब पैसा आएगा तो उस पर वो टीडीएस थोड़ी काटेगा। तो जिस पर वो टीडीएस नहीं काटेगा उस पर तो मैं टीसीएस पुराने लॉ में डिपॉजिट करता, कलेक्ट करके डिपॉजिट करता रहूंगा। अब यहां सर टीसीएस की बात हो रही है, ये कलेक्शन पर है, ये बिल पर नहीं है, ये अक्रूवल बेसिस पर नहीं है, ये रिसीट पर है, रिसीट पर है। ये बिल्कुल साफ रखना है हमको। असल में हुआ क्या है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये रिसीट बेसिस की अकाउंटिंग हमसे हो नहीं पाती है। अब क्या है कि बिल रेस करता है एसएससी, तो उसका तो एक नंबर है, एक इनवॉइस नंबर होता है। आप जीएसटी की भी रिटर्न फाइल करते हो हर महीने, उसका एक कंट्रोल है ना। लेकिन रिसीट का कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास, ना तो जीएसटी वाले रिसीट से कोई टैक्स इंसिडेंस है वहां पे, और ना इनकम टैक्स में अदरवाइज अदर देन टीसीएस प्रोविजंस रिसीट से हमको कोई लेना देना होता नहीं है, क्योंकि हमारी सारी अकाउंटिंग तो एक्रूवल बेसिस पर है। तो ये जो बैंक में रिसीट आती रहती है और उसमें कुछ कभी कैश रिसीट भी हो सकती है, रिसीट का कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होता किसी एसएससी के पास में आमतौर पर। तो हमने क्या रास्ता निकाला, सबने निकाल रखा है, वो सबने निकाल रखा है। क्या करते हैं वो बिल पर ही 10 पैसे चार्ज कर लेते हैं, जैसे कि वो एक जीएसटी हो। टीसीएस कैसे चार्ज हो रहा है आजकल, बिल पर ही 10 पैसे चार्ज कर लेते हैं। ये अकाउंटिंग कैसे करें, और जमा भी करा देते हैं। तो पैसा आया या पैसा नहीं आया तो कोई लेना देना नहीं। वो बोलता है ऐसे ही सर 10 पैसे हैं, रेट ऐसा रखा हुआ है ना, बोले 10 पैसे साहब जमा कराओ, मैं कहाँ हिसाब रखूंगा, इससे कब कितने पैसे आए कितने मर गए, ये तो साल भर देता रहेगा धीरे 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 धीरे, और 25 बार में देगा तो 25 बार में आप मुझसे हिसाब मांगोगे, और हर अगली बार ये मांगोगे पहला कितना आ चुका, उसका कितना टीसीएस जमा हो चुका, अब जो आया उसका कितना टीसीएस है, और आखिर में जाकर के रिकंसाइल करना पड़ेगा हर बिल का कि हाँ इतना पैसा आ गया, उसका टीसीएस जमा हो गया, कितना पैसा मर गया, कितना पैसा आ गया, ये हिसाब नहीं रख सकता जी मैं। तो क्या किया लोगों ने, एक सॉफ्टवेयर जो उनका बिलिंग का सॉफ्टवेयर है, उसमें जैसे जीएसटी एक चार्ज है वैसे ही टीसीएस भी चार्ज करना शुरू कर दिया। एक्चुअली बिल पे टीसीएस चार्ज टेक्निकली स्पीकिंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। कायदे में ये डेबिट नोट की शेप में है, लेकिन अब वो डेबिट नोट है कि वो बिल है, प्रैक्टिकली तो यही हो रहा है कि इनवॉइस पर ही वो डेबिट नोट एम्बेडेड है। ऐसा कह सकता हूं मैं कि वो जो टीसीएस का डेबिट नोट है वो उसी में एम्बेडेड है एक तरीके से, और वो एक्रूवल बेसिस पर ही जमा कर देता है। इसमें ख्याल करने की एक चीज हमको समझने की क्या जरूरत है सर, लॉ ने तो कहा नहीं, लॉ ने तो ये कहा कि जैसे जैसे 1 अक्टूबर 2020 के बाद 50 लाख उन्होंने छोड़ दिए, 50 लाख के बाद जब जब आप कलेक्शन करोगे तो हमको 10 हमारे 10 पैसे भी कलेक्ट कर लेना। आप 100 रुपए कलेक्ट करोगे अपने, 10 पैसे हमारे कलेक्ट कर लेना और जमा करा देना। उन्होंने तो ये कहा है ना सर। हमने बिल पे चार्ज करना शुरू कर दिया और जमा भी करना शुरू कर दिया। अब वो पैसा आए या पैसा नहीं आए, अब आपने जमा कर दिया तो रिफंड का कोई सिस्टम नहीं है। अब कल को आपका पैसा मर गया, बैड डेट हो गया मान लो, तो उसका कोई रिफंड का तरीका नहीं है। वो तो ये है सर, वो तो फिर ये है, वो ये कहते हैं कि ठीक है साहब आपने जमा करा दिया तो उसको क्रेडिट तो मिलेगा ही ना, वो टैक्स थोड़ा ही है, ये कलेक्शन है। तो जो आपका कस्टमर है उसके 26 ईयर्स में चला गया, वो क्रेडिट ले लेगा। अब उसने पैसा दिया या नहीं दिया उससे क्या है, वो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो आपने मन निकाला है ना डिवाइस,
बिल पे 10 पैसे चार्ज करने का, लॉ ने तो निकाला नहीं। तो आप जमा करा रहे हो तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, फालतू जमा करा रहे हो, मतलब अर्ली हो रही है उनकी कलेक्शन, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है करते रहो, ये है। तो कहना मुझको क्या था, वो ये कहना था कट ऑफ डेट का झंझट है 30 जून 2021। तो जो मेरा लार्ज कस्टमर है वो शायद 1 जुलाई के बाद से जो मैं बिल उसको रेज करूंगा उस पर तो वो टीडीएस काटने लगेगा। लेकिन जो पुरानी कलेक्शन मेरे पास आएगी, अब पुराने या तो मैंने बिल रेज किए थे, और अगर बिल पर चार्ज करके एक्रूअल बेसिस पर मैं जमा करा चुका तो बात खत्म हो गई। अब कलेक्शन आएगी आती रहेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 जून तक की बिलिंग पे मैं टीसीएस जमा करा चुका हूं, और 1 जुलाई ऑनवर्ड्स की बिलिंग पर मेरा कस्टमर टीडीएस डिपॉजिट कराएगा, बात खत्म हो गई। और अगर मैं कलेक्शन बेसिस पर चल रहा था तो 30 जून तक जो मैंने बिल रेज किए उसकी जो कलेक्शन मुझे मेरे कस्टमर से आएगी उस पर वो टीडीएस तो काटने वाला नहीं है, मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगा। बस इतना आप पकड़ लो, टोटल टर्नओवर में यानी कि टोटल में या तो आपने टीसीएस कलेक्ट किया होगा या तो उसने टीडीएस काटा होगा, छूट ना जाए, दोनों जुड़ के बराबर हो जानी चाहिए। ऐसी गलती हो सकती है कि जिस पर टीसीएस बनता था उस पर अगले ने टीडीएस काट लिया, या टीडीएस पर टीसीएस हो गया, तो उतना तो रिलैक्सेशन दे दिया उन्होंने कि बनता था टीडीएस और आपने टीसीएस कलेक्ट कर लिया, मान लो 1 जुलाई के बाद गलती से कर लिया, है ना, तो फिर उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है ना। तो इसकी तो फंजिबिलिटी है एक, इसका मतलब ये नहीं है ये नियम चला दो आप, इसकी सिर्फ फंजिबिलिटी इतनी सी है कि गलती से 194 क्यू बनता था, 2061H अप्लाई हो गया, चलो कोई बात नहीं, डबल नहीं होगा, या वाइसा वर्सा 2061H बनता था 194 क्यू लग गया तो ठीक है, डबल 10-10 पैसे दोनों को नहीं करने हैं। तो इंश्योर क्या होना चाहिए कि टोटल सेल पर, सेल की बात हो रही है तो 194 क्यू हो गया होगा कि तो 2061H हो गया होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों में से एक भी नहीं हुआ। दोनों नहीं लगेंगे ये ठीक है, डबल चार्ज नहीं है ये ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कट ऑफ डेट को आप किसी तरीके से इंटरप्रेट ऐसे करो कि वो इसलिए छूट गया और ये इसलिए छूट गया। नो 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 ये नहीं है कि साहब कलेक्शन पे तो मैंने ये करके नहीं जमा कराया, कि साहब वो बिल पुराना था और टीडीएस उसने इसलिए नहीं कराया कि जो तो कलेक्शन पुरानी थी, ये नहीं, या तो टीसीएस या तो टीडीएस, एक तो होना ही होना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका क्रॉस चेक हो जाएगा अपने आप, क्योंकि दोनों में 10 पैसे का रेट है, इसलिए सरकार ने उसकी फंजिबिलिटी कर दी कि कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन चलना तो ऐसे ही है, जहां 194 क्यू लगना है वहां 194 क्यू लगना है, जहां 2061H लगना है वहां 2061H लगना है, दोनों एक दूसरे से क्लैश कहीं नहीं कर रहे हैं, बड़ा साफ है। 194 क्यू प्रिवेल कर रहा है वो चलेगा, ठीक है। तो लार्ज कस्टमर अगर मेरा कोई है तो 194 क्यू लगेगा, ये साफ हो गया। और जो स्मॉल कस्टमर है, मतलब जिसकी अपनी टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे चल रही है, तो उस पर 194 क्यू नहीं लग रहा है, उस पर पुराना कानून 2061H लगता रहेगा। लॉ कहता है कलेक्शन के हिसाब से है, आपको बिल पर चलाना है आप बिल पर चला लो, ये आप जानो। आप बिल पर चलाते हो तो सरकार को थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, हाँ वो और बात है कि 10 पैसे से आपको फर्क नहीं पड़ता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, कि ना सप्लायर को फर्क पड़ता और ना रिसिपिएंट को फर्क पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके कस्टमर को भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन सरकार ने ये कहा, लॉ ये कहता है कि वो है कलेक्शन बेसिस पर। अब चूंकि अब एक सवाल है इसमें, एक सवाल है इसमें, क्वेरी रेज होती है कई बार कि साहब जो मैंने सेल की अपने, अब मैं स्मॉल कस्टमर कह रहा हूं, स्मॉल कस्टमर कह रहा हूं का मतलब उस पर टीसीएस लगता है ना, तो सर वो सेल रिटर्न हो गई तो क्या होगा, तो मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए साहब, वो तो सेल ही नहीं हुई ना इफेक्टिवली, मैंने तो पैसा वापस करना पड़ गया उसका, तो मुझको तो उसका एडजस्टमेंट मिलना चाहिए ना, क्रेडिट मिलना चाहिए। द आंसर इज नो, NO नो। बोले साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोले हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपको जो टीसीएस जमा कराना है वो रिसीट बेसिस पे कराना है ना, अगर आपकी सेल रिटर्न हो जाएगी तो रिसीट कहां होगी, होगी ही नहीं, जब रिसीट होगी ही नहीं तो हम मांग कब रहे हैं आपसे जिसका क्रेडिट मांग रहे हो आप हमसे, हमने तो कहा ही नहीं, आपको पैसा नहीं मिला, अगर बैड डेट हो गया, डिस्काउंट दे दिया आपने, सेल रिटर्न हो गई आपकी, तो मैं कब कह रहा हूं भैया मुझको टीसीएस दो, हमने तो कहा आपसे रिसीट बेसिस पे दो हमको, तो आपने अपनी सुविधा के लिए ये सिस्टम चला लिया कि बिल पे 10 पैसे,
और जमा करा दिया, मैं रिफंड नहीं देने का, ना कोई एडजस्टमेंट देने का, कुछ नहीं दूंगा। तो हमने तो रिसीट बेसिस पे कहा था। ये क्लैरिफिकेशन है, ठीक है ना सर? ये क्लैरिफिकेशन 1 मिनट के लिए पीछे जाकर के वहां भी लगा लो 194Q में, जो हम छोड़कर आए हैं अभी वेंडर वाला, कि वेंडर से एक्रूअल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे मैं टीडीएस काट रहा था और मेरी परचेज रिटर्न हो गई। परचेज रिटर्न तो हो सकती है, परचेज रिटर्न हो गई, तो वो कह रहे परचेज रिटर्न हो गई और उसके बदले में कोई दूसरा माल मिल गया, तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फिर तो ठीक है, आपका बिल वहीं का वहीं रह गया, उससे फर्क क्या पड़ा आपको? आपको दोबारा नहीं कराना है, माल रिप्लेस हो गया तो एक बिल कैंसिल हो गया, दूसरा बिल आ गया आपके पास, आपको दोबारा से टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है, ये साफ है। और परचेज रिटर्न हो, पैसा मिल गया आपको, तो वो कह रहे हैं ठीक है भाई, फिर ऐसा कर लेना कि जो नेक्स्ट परचेज है उस वेंडर से, उस पे मत जमा कराना, एडजस्ट कर लेना। वहां उन्होंने एडजस्टमेंट अलाउ करा। सब्सिक्वेंट परचेज पे अगर पैसा वापस मिला है, पहली परचेज रिटर्न जिसका पैसा वापस मिला है, तो नेक्स्ट परचेज में एडजस्ट कर लेना। और अगर माल ही वापस मिल गया है तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपको, फिर तो उतनी वैल्यू रहेगा, टीडीएस ठीक जमा कराया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये 194Q है। 1H में वो क्या कह रहा है कि हम तो रिसीट बेसिस पे आपसे कह रहे थे, तो ऐसे किसी एडजस्टमेंट की जरूरत हमारे हिसाब से है ही नहीं। आप अगर बिल पे चार्ज कर रहे हो तो ये आप जानो, एक बार जमा हो गया, मेरे पास कोई एडजस्टमेंट का, रिफंड का कोई कानून नहीं। आप जानते हो ना सर, टीडीएस का जो पुराना हमेशा से कानून चला आ रहा है, अगर आप किसी का टीडीएस 5% बनता है, आपने 10% काट के जमा करा दिया, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप 5% के 10% जमा करा दिए तो करा दिए, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। ये है। तो ऐसे ही यहां पर है, हमने तो आपसे कहा था कि टीसीएस कलेक्शन पे कराओ, आपने अब एक्रूअल पे करा दिया तो करा दिया, अब उसको क्रेडिट मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। ये इस तरह से चलना है, सिंप्लीफाइड रखना है। ये हो गया। अच्छा, अब मैं कस्टमर्स के डेटाबेस पे हूं सर। लार्ज कस्टमर्स, स्मॉल कस्टमर्स हमने डिस्कस कर लिया। लार्ज कस्टमर्स होंगे तो देखना है कि उसको 194Q लग रहा होगा, मेरे पे टीसीएस नहीं लगेगा। स्मॉल कस्टमर्स होंगे 10 करोड़ से नीचे वाले, तो मुझ पर टीसीएस होगा। ये डिस्कशन हो गया। वैसे ही फिर से डिवीजन करते हैं। कस्टमर्स में हो सकता है कुछ कस्टमर्स ऐसे हो जिनका पेन ना हो, पेन ना हो, तो अगर कस्टमर का पेन नहीं है, ये वैसे तो मुश्किल होगा, 50 लाख से ऊपर का कस्टमर है मेरा कि पेन ना हो, लेकिन इन एनी केस अगर ना हो तो सेक्शन कहां है? हम तो सेक्शन से चलने वाले हैं। 206CC, 206CC डबल सी क्या बोलता है वो? नॉर्मल सेक्शन ये बोलता है कि आपके कस्टमर के पास अगर पेन नहीं है, वो नहीं दे रहा आपको नहीं दे रहा तो नहीं है। अगर पेन नहीं है आपके पास अवेलेबल उसका, तो टीसीएस का जनरल रेट है कि वो 5% हो जाएगा, मतलब डबल द रेट हो जाएगा या 5% हो जाएगा, विच एवर इज हायर। तो 5% मान लो, आप 5% हो जाएगा, तो फिर आप 5% कलेक्ट कर लो। बोले 5% तो बहुत होता है, 10 पैसे से 5% पे ले आए आप। तो उन्होंने ना एक प्रोवाइजो डाल रखी है 2061H में ही, कि 2061H के केसेस में 206CC में जो 5% लिखा हुआ है उसको 1% पढ़ लेना। यानी कि 1H के केस में, 1H के केस में नॉन पेन कस्टमर के केस में जो नॉन पेन का 5% का रेट है वो कितना हो गया? 1% का रेट हो गया। तो फिर आप 10 पैसे नहीं करोगे, 1% कलेक्ट करोगे और जमा कराओगे, नॉन पेन है तो। प्रैक्टिकली आज की तारीख में ऐसा होता नहीं है कि 50 लाख से ऊपर का कस्टमर हो और नॉन पेन हो, बट इन एनी केस लॉ इज लाइक दिस। लॉ तो वो जनरल है ना सर, सारे टीसीएस प्रोविजन का लॉ है वो 206CC। उसी तरीके से टीडीएस में 206AA, तो सारे टीडीएस प्रोविजंस का लॉ है फॉर नॉन पेन एसएससीज। इसी तरीके से एक और डिवीजन करते हैं। क्या आपके कस्टमर डेटाबेस में एक डिवीजन बना फाइलर्स, नॉन फाइलर्स। टीडीएस के केस में फाइलर्स नॉन फाइलर्स का सेक्शन था 206AB, वो सारे टीडीएस प्रोविजन पे लागू होता है। इसी तरीके सारे टीसीएस प्रोविजंस के लिए एक सेक्शन लेकर आए 206CC कैपिटल ए, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ए। क्या बोला? नॉन फाइलर का केस है तो टीसीएस का जो रेट है वो हो जाएगा 5%। इसको 5 से 1 करने का कोई प्रोविजन नहीं आया। नॉन पेन को 5 से 1 कर दिया उन्होंने कंसेशनल, लेकिन 1H की बात कर रहा हूं। नॉन फाइलर के केस में वो 5% ही है, 10 पैसे की जगह कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। नॉन फाइलर कौन होता है? वो वही भाषा है जो 206AB की भाषा है। क्या?
जिसने लगातार 2 साल अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है और उसका टीडीएस या टीसीएस 50,000 रुपया से ऊपर है, आपको कैसे पता चलेगा? जो डिपार्टमेंट ने यूटिलिटी दी है, आप इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हो एक एक का पेन डाल के, और या तो बल्क में भी चेक कर सकते हो। ड्यूरिंग द ईयर वो लिस्ट को नहीं बढ़ाएंगे, साल के शुरू में आप निकाल लो, जो नॉन फाइलर्स है वो घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। तो उस हिसाब से आपको अपना कंप्लायंस करना है। ये एक चीज हो गई। एक चीज और बताता हूं आपको, एक और डिस्कस कर लेना चाहिए। आज की तारीख में ई कॉमर्स का जमाना है, सब तो हम अमेजोन से खरीद रहे हैं। इस कोविड ने किसी की सेल बढ़ाई तो अमेजोन की बढ़ाई, या और भी जो मतलब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एग्रीगेटर, मार्केट एग्रीगेटर बोलते हैं हम उनको। तो एक अमेजन पे आप जानते हो ना सर, अमेजन से जब मैं परचेज करता हूं, अमेजन कोई बिल नहीं देता मुझको, बिल तो मुझे उस वेंडर का ही आता है, बिल तो मुझको उस वेंडर का ही आता है। मैं आइटम वहां चूज करता हूं, वो ऑटोमेटिकली किसी वेंडर के पास चला जाता है और उस वेंडर का बिल आता है जब आपके पास कोरियर आता है। तो वो क्या काम करता है? अमेजन एक एग्रीगेटर का, फैसिलिटेटर का, प्लेटफॉर्म का काम करता है। दैट्स इट। ये तो मैं क्या हूं? मैं एसएससी हूं सर, 10 करोड़ से ऊपर वाला। तो मैं, ऐसा हो सकता है कि मेरे कस्टमर डेटाबेस में ऐसे भी तो कस्टमर हो सकते हैं जो मुझसे नहीं खरीदते, अमेजन के थ्रू खरीदते हैं। अमेजन बोलते हैं कि अमेजोन बोलते हैं, पता नहीं, जो अमेजोन के थ्रू खरीदते हैं। इंग्लिश कमजोर है मेरी, अमेजन भी बोल देता हूं, बच्चे कहते हैं अमेजन नहीं होता, अमेजोन होता है। अमेजोन के थ्रू जो परचेज करते हैं कस्टमर मेरे, मुझसे, वो, उन पर कौन सा सेक्शन लगता है? 194 क्यू लगता है क्या? ना। कौन सा लगता है? 194 ओ लगता है। 194 ओ क्या कहता है वो लायबिलिटी लगा देता है ई कॉमर्स ऑपरेटर की, जो अमेजोन है। तो जो मेरी सेल अमेजोन के थ्रू हो रही होगी, उस पर अमेजोन, पैसा तो मुझको कस्टमर से आता है, लेकिन अमेजोन के प्लेटफॉर्म से आता है, अमेजोन के थ्रू आता है। ये ऑनलाइन सिस्टम है, मेरे बैंक में हिट कर जाता है। जो भी अमेजोन से चार्ज करता होगा उसको काट पीट के मेरे बैंक में हिट कर जाता है। ये जो मेरी सेल है सर, इसके ऊपर अमेजोन एक टीडीएस ऑलरेडी डिटेक्ट कर रहा है। कौन से सेक्शन में? 194 ओ में। 194 ओ में। तो जहां 194 ओ लग जाएगा, वहां 194 क्यू नहीं लगेगा। मतलब वो जो मेरा कस्टमर है, हो सकता है वो 10 करोड़ से ऊपर वाला कस्टमर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वो मेरा कोई टीडीएस नहीं काटेगा। मेरा टीडीएस कौन काटेगा? अमेजोन ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेगा मेरा टीडीएस। कौन से सेक्शन में काटेगा? 194 ओ में काटेगा। जब 194 ओ में मेरा टीडीएस कट जाएगा सर, तो बेशक मेरा जो कस्टमर है वो 10 करोड़ से ऊपर का हो, उस पर 194 क्यू भी नहीं लगेगा, और मेरे ऊपर कोई 2061H भी नहीं लगेगा। कहां लिखा है? अपने अपने सेक्शंस में अपने आप ये लिखा हुआ है। तीनों सेक्शंस आप पढ़ोगे, तीनों अलाइंड है। जहां 194 ओ लग जाएगा वो प्रिवेल करेगा, ना 194 क्यू प्रिवेल करेगा, ना 2061H प्रिवेल करेगा। 194 ओ प्रिवेल करेगा। ऑनलाइन का जमाना है साहब, ऑनलाइन प्रिवेल करेगा, ऑफलाइन कुछ नहीं। ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला जो टीडीएस का प्रोविजन है 194 ओ, दैट ओनली विल प्रिवेल। 194 क्यू will have no application, 2061H will have no application। क्या कर रहे हैं हम? अपने कस्टमर का डेटाबेस खंगाल रहे हैं कि उसमें कुछ कस्टमर थ्रू ई ऑपरेटर हैं, उन पे 194 हो जाएगा। जो लार्ज कस्टमर्स हैं वो 194 क्यू में जाएंगे, और जो स्मॉल कस्टमर्स हैं वो 2061H में रहेंगे। जैसे थे इस तरीके से मेरा कस्टमर्स का डेटाबेस हो गया। मोटर कार में आपसे डिस्कस कर चुका, दोबारा कर लेता हूं एक बार, क्योंकि 2061H की बात कर रहे हैं हम, सेल्स की बात कर रहे हैं, तो बनता है उनकी बात करना, मोटर कार डीलर्स। तो मैं अगर मोटर कार डीलर हूं, डीलर में से फॉर एग्जांपल रीजेंट हूं, तो जो रिटेल सेल है 10 लाख से ऊपर की, 1% का टीसीएस बनता है 206C 1F में। 1F में ठीक हो गया, वो क्लियर है बात। जो छोटी सेल B2C सेल है, वो अगर 50 लाख से एक्सीड कर गई किसी कस्टमर को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 8-8 लाख की 10 गाड़ी एक ही कंपनी को बेचनी, तो 50 लाख से एक्सीड कर गई, तो फिर वो 10 पैसे वाला टीसीएस का लॉ लग जाएगा मेरे ऊपर, 1H वाला। ठीक है सर। और जो B2B है, अब मैं तो B2B सेल नहीं कर रहा क्योंकि मैं रीजेंट हूं,
लेकिन से फॉर एग्जांपल मैं मारुति हूं तो फिर B2B सेल है, यानी कि मारुति रीजेंट को सेल कर रही है, तो सेक्शन कौन सा लगता है? अगर रीजेंट 10 करोड़ से ऊपर है तो वो मेरा लार्ज कस्टमर हो गया, वो 194Q में TDS काटेगा। और अगर वो 10 करोड़ से नीचे है तो मेरे ऊपर 1H चलता रहेगा और मैं TCS कलेक्ट करता रहूंगा। अगर मैं मारुति हूं तो B2B, ये हो गया। तो मैं मारुति हूं तो B2B, मैं रीजेंट हूं तो B2C। B2C में दो कैटेगरी हो गई, लार्ज कार्स, स्मॉल कार्स। लार्ज कार्स तो 1F, स्मॉल कार्स तो 1H। इतनी सी बात है। सेल ऑफ शेयर्स कोई कुछ नहीं लगना, ना 194Q लगना, ना 206 1H लगना। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर एग्जेम्प्ट, नहीं लगना। मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हूं, नहीं लगना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है लेकिन एग्जेम्प्ट है। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज गुड्स हैं, जीएसटी लॉ में नहीं है, एसओजी एक्ट में है। गुड्स हैं लेकिन एग्जेम्प्ट है। ये बात हो गई पूरी सेल्स को लेकर के। तो टाइम क्या हो गया, टाइम पता नहीं क्या हो गया, तो जो भी टाइम हो गया खैर। और कोई बात? अच्छा सर, अब ध्यान आपको क्या रखना है, आप जानते हो टीडीएस प्रोविजंस में हम कोताही नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो टीडीएस की मार पड़ती है, उसका ब्याज चालू हो जाता है, उसकी पेनल्टी चालू हो जाती है। और टीडीएस के साथ समस्या क्या है सर, टीडीएस ना मुझे जेब से नहीं देना होता प्रैक्टिकली, है ना। टेक्निकली स्पीकिंग टीडीएस मुझे थोड़ी देना है, मुझे तो वेंडर का पैसा देना था, उसमें से सरकार का पैसा दे दिया और वेंडर का पैसा उसे काट करके बचा हुआ पैसा वेंडर को दे दिया। तो जो टीडीएस का डिफॉल्ट हो जाता है अगर होता है, तो वहां प्रोविजन थोड़ी स्ट्रिक्ट सेंस में हो जाती है कि आप सरकार का पैसा लेकर बैठे हो, वेंडर को तो आपने दिया नहीं, वेंडर को आपने दिया नहीं, सरकार को आपने दिया नहीं, तो आप सरकार का पैसा लेकर बैठे हो। तो सरकार का पैसा लेकर बैठना, अगर देसी भाषा में बात करूं तो उसको हम कहते हैं एम्बेजलमेंट। वो नहीं हो सकता। ये जीएसटी में भी समस्या है, जीएसटी में यहां से छूटना मुश्किल हो जाता है कि आपने जीएसटी कलेक्ट कर लिया और जमा नहीं किया। आप जानते हो बिल पर्चियों में यही हो रहा है ना, यही तो झंझट आ रहा है। वो कह रहा है जीएसटी में क्या समस्या आ रही है, सबके साथ आ रही है, मैं जानता हूं, सबका पता है मुझको। जितने बिलिंग का झंझट है जो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, क्या नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है जी, आपकी परचेज। अच्छा 2A में रिफ्लेक्ट करवा देते हो आप भी तेज हो, अब R1 फाइल करवा देते हो, वो 2A में रिफ्लेक्ट करने लगती है, वो 3 भी फाइल नहीं करी उसने। तो यही तो सारा लिटिगेशन चल रहा है, अगर 2A में रिफ्लेक्ट कर रही है जी, हम क्या चिल्लाते रहते हैं जीएसटी में, अजी 2A में कर गई, कल नहीं कर रही थी आज कर गई, अब छोड़ दो मुझको। कह रहा भाई कर गई होगी 2A में रिफ्लेक्ट, फ्री भी ले आ, टैक्स आया कि नहीं आया सरकार के पास ये बता। ये तो ये टैक्स कलेक्ट कर लूं और जमा ना करूं, ये बड़ा भारी अपराध है सर। तो टीडीएस वैसा ही है, टीडीएस डिडक्ट कर लूं और जमा ना करूं, या टीसीएस कलेक्ट कर लूं और जमा ना करूं। तो अब ये सरकारी पैसा है, वो जब मैं जमा नहीं करता हूं ना, तो उसमें सर इंटरेस्ट भी है, पेनल्टी भी है, यहां तक झेल जाओगे आप, उसमें प्रोसिक्यूशन है। और टीडीएस में प्रोसिक्यूशन हुए हैं, और जीएसटी में तो आप प्रोसिक्यूशन देख ही रहे हो, है ना, उन्हें तो प्रोसिक्यूशन ही दिखता है आजकल। तो यहां डिफॉल्ट नहीं करना हमको, इनकम टैक्स कम ज्यादा हो जाए नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असेसमेंट में एडिशन हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, टैक्स जमा कर देंगे, तो अपील में हम छुड़ा लेंगे आईटीटी से, कुछ ना कुछ निकल आता है। लेकिन ये जो झंझट है ना, ये पैसा लेके जमा नहीं करना, यहाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ फैक्ट को आप बदल तो सकते नहीं। अगर आपने टैक्स डिडक्ट किया और डिपॉजिट नहीं किया, टीसीएस कलेक्ट किया डिपॉजिट नहीं किया, जीएसटी कलेक्ट किया डिपॉजिट नहीं किया, ये क्राइम है सर। और इसकी कोई काट भी नहीं मिलती, क्योंकि अगर ये फैक्ट है तो ये फैक्ट है, ये कोई लीगल पॉइंट थोड़ा ही है, पैसा आपके पास था आपने जमा नहीं करा, तो ये सीरियस हो जाता है। तो हमको एक रोबस्ट कंप्लायंस चाहिए, रोबस्ट कंप्लायंस चाहिए, ये काम है। और ये काम भी है सर, और आई वुड से ये अपॉर्चुनिटी भी है। हमें अपॉर्चुनिटी एनकैश करना हमने सीखा नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी भी है, ये बहुत कंप्लायंस वर्क है आज की तारीख में। इसको अच्छे से पैकेज बना करके एसएससी इसको समझाना है बॉस, मुझसे आप जीएसटी का कंप्लायंस भी ऐसा ही है और अपना टीडीएस का कंप्लायंस भी ऐसा ही है। ये आप मुझसे कंप्लायंस करा रहे हो तो इंश्योरेंस ही ले रहे हो, तो इसका भैया पैसा लगेगा और थोड़ा रीजनेबल ही लगेगा, है पुराने वाला नहीं चलेगा, कुछ मर्जी दे के चलेगा, वो नहीं है भैया, कंप्लायंस ही बचा है।
तो कंप्लायंस से ही हमको अपनी ऑफिस की जो रेवेन्यू है वो जनरेट करना है। ये तो मतलब मेरे को एक बात आपसे शेयर करनी थी, वो आप करो। टीडीएस का बहुत काम है कंप्लायंस की निगाह से। कोई ऐसी चीज नहीं बच रही है जिसपे टीडीएस नहीं आ रहा। अब टीसीएस आ जाने से सेल हो तो मतलब पूरा पीएनएल या तो टीडीएस में चला गया या तो टीसीएस में चला गया, और बचा कुचा जीएसटी का रिकंसिलेशन में चला गया। तो हर चीज रिकंसाइल करनी पड़ रही है, मंथली करनी पड़ रही है। जीएसटी में तो मंथली रिटर्न जाती है ना, या तो क्वार्टरली जाती है। तो ये कंप्लायंस है जो हमको करना है। मैं अपनी बात यहाँ पूरी करता हूँ अपनी तरफ से। छोटा सा ही टॉपिक था, पता नहीं कितना टाइम दिया। और क्वेश्चन आंसर सेशन कोई है तो फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं। जो बच गया होगा, कोई छूट गया होगा, तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में कवर कर। थैंक यू विपिन जी। इसीलिए हमें आपकी याद आती है क्योंकि आपने टॉपिक को इतने अच्छी तरह से एलैबोरेट करा। मैंने 2-3 बार सुना भी, लेकिन जितना आज समझ में आया उतना पहले नहीं आया। अच्छा, इसमें मेरी एक क्वेरी आ रही थी सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में बताएंगे जरा। जैसे कोई क्लाइंट है मेरा और उसका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए है, लेकिन वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके ऊपर ये टीडीएस और टीसीएस वाली क्या लायबिलिटी आएगी? वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो 194C में टीडीएस है ना, उसमें 194 क्यू पे एप्लीकेबल नहीं होगा? 190 हम ये समझ लेते हैं एक ही बार में। 194Q इज द लास्ट सेक्शन, है ना। ये लड़की वालों का वो घराती है जिसको खाना आखिर में मिलना है। तो सारे कोई सेक्शन ना लगे टीडीएस का तब ये लगेगा। अगर कोई और सेक्शन टीडीएस का लग रहा है तो ये नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब 194C लग गया सर, इसमें 10 पैसे का रेट है। 194C में 2% का रेट है, 10 पैसे का रेट है इसमें। तो ये जो 10 पैसे वाला रेट है, ये वाला गवर्नमेंट ये कह रही है भाई साहब ये ना लास्ट है, पहले सारे सेक्शन चेक कर लो, वहां टीडीएस लगता हो तो वहां लगाओ, सब जगह हायर रेट है। और कहीं ना लगता हो तो 194Q है ही ना, गुड्स पे है, परचेज ऑफ गुड्स पे है। परचेज ऑफ गुड्स पे आप 10 पैसे से टीडीएस जमा कराओ। तो वहां तो 194C लग गया, इसलिए क्यों नहीं लग रहा है? और वो टीसीएस भी नहीं लगेगा इस पे? नहीं, टीसीएस का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है, वो परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स है ना वहां भी। सेल ऑफ गुड्स में नहीं है जो सर 1H में भी समझ लो आप। ये भी एक ही बार में जो है सारी झाड़ झोपड़ी साफ कर देता हूँ। जहां टीडीएस लग जाएगा वहां 1H नहीं लगने का, ठीक, क्योंकि सी लग गया 194C, कोई लग गया टीडीएस। जब टीडीएस लग गया तो 1H नहीं लगने का। ये जो 10 पैसे वाले रेट है ये नहीं लगेंगे, जो हायर रेट है वो लगेंगे। विपिन जी ये विपिन जी ये जी भाई। 50 लाख की एग्जम्पशन हर साल मिले भी नहीं? हाँ, हर साल मिलेगी आपको, और परचेज पे भी सेल पे भी? हाँ 50 लाख छोड़ करके उसके बाद है। 50 लाख का वो कुछ नहीं कह रहे। अगर 50 लाख की परचेज कर रहा हूँ मैं तो 50 लाख छोड़ के उसके बाद आगे काटना शुरू के करूँ? बाद चलेंगे, हर फाइनेंशियल ईयर में 50 छोड़ दूंगा, आगे चलूंगा। अच्छा, अगर किसी ट्रांजेक्शन में दोनों शीट कट जाए, गलती से मैंने टीडीएस भी काट लिया, उसने टीसीएस भी काट लिया, तो दोनों को क्रेडिट मिल जाएगा। गलती हो गई तो हाँ। एक से गलती हो तो दूसरा ना करे, ये हो सकता है। तो डबल चार्ज सरकार नहीं मांग रही, पर आपने जमा करा दिया तो करा दिया, रिफंड नहीं दे रहे वो। रिफंड मुझे ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट ना उनको पकड़ना है कि आपकी सेल कहीं ज्यादा तो नहीं, सेल परचेज ज्यादा तो नहीं है, वो वहां से 26A से फिर उसको कॉरलेट करें बैलेंस शीट से, कल को आपकी परचेज ज्यादा होनी, सेल ज्यादा, ऐसा। तो वो सब रिकंसिलिएबल है ना जी, वो नहीं, वो सब रिकंसिलिएबल है। ऐसा थोड़ी होगा ना जी, उसकी सेल होगी आपकी परचेज होगी, है ना, तो वो फिगर तो वहीं रहेगी, उसकी सेल उतनी ही रहेगी, आपकी परचेज उतनी ही रहेगी, वो थोड़ी चेंज होगी। उससे कोई डिस्कनेक्ट नहीं आएगा। आपके पास क्रेडिट दोनों ले लेना, बस यही है। आलोक जी। विपिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा। विपिन भैया, जी एक्चुअली मेरी एक क्वेरी थी कि जैसे नॉन फाइलर वाले केस जो हैं, जैसे नॉन फाइलर की जो पेनल्टी है वो केवल टीसीएस वाला और टीडीएस वाला जो नया 0.1% वाला जो है उसके ऊपर है, या फिर भैया जो उसके बाकी टीडीएस के एक्ट के जो हमारे वो हैं, जैसे 194C हो गया या नॉन फाइलर सब पर है। नॉन फाइलर इज अ जनरल सेक्शन, नॉन पेन इज अ जनरल सेक्शन, नॉन पेन
4 सेक्शन है, नोट कर लो चाहे तो। 4 सेक्शन है। 206AA नॉन पेन TDS, 206AB नॉन फाइलर TDS, 206CC नॉन पेन TCS, 206CCA नॉन फाइलर TCS। और ये सब TCS पर है और वो सब TDS पर है। सारी TDS प्रोविजंस में है और इधर ये सारी TCS प्रोविजंस में है। अगर नॉन पेन है और नॉन फाइलर है तो जो रेट इन सेक्शंस में लिखे हैं वो प्रिवेल करेंगे। ये मतलब जैसे किसी का प्रोफेशनल वाले में की मैं बात करूं तो उसका जो है वो डबल 20% तो पेन वाला हो गया, नॉन पेन वाला हो गया, और नहीं, साथ दो में नहीं नॉन, लगेंगे, एक ही लगेगा। अच्छा एक ही मान लो लगेगा। किसी का पेन भी नहीं है और वो नॉन फाइलर भी है तो दोनों में जी से जो ज्यादा रेट है वो लगेगा, दोनों में से ज्यादा वाला रेट। ओके नॉन फाइलर का जो रेट बता रखा है उन्होंने, यानी कि से फॉर एग्जांपल TDS है तो 206AA या 206AB का जो हायर रेट होगा वो वाला लग जाएगा, अगर वो नॉन पेन का भी केस है और नॉन फाइलर का भी केस है। लाइकवाइज अगर नॉन पेन और नॉन फाइलर का केस है TCS में तो 206CC या तो 206CCA में जो हायर रेट होगा वो लग जाएगा। ठीक है भैया, बस यही एक छोटा सा होता। हाँ जी, हाँ जी, एनी अदर क्वेरी? भैया विपिन जी, हाँ जी, हाँ जी, जी भैया। अगर हम TDS और TCS नहीं काटते हैं तो इसमें एक्सपेंडिचर जो डिसअलाउ होगा वो 30% वाला ही रहेगा या उसमें भी कुछ बिल्कुल वही कंसेशन है? वाला रहेगा, वही रहेगा 40AIA हाँ, वही वो रहेगा। 30%। हाँ जी उसमें बिल्कुल। छूट नहीं दी कि आपको अगर पेन नहीं काटा तो वो 20% वाले की जगह 5% था। है बात मैंने भी, कहा शायद वहां भी कुछ छूट दे दी हो। ठीक है जो आज मांग रहे हो, ये तो लॉ हाँ, पुराना है। कि भैया नहीं काटा तो उसमें जो है 30% लगाओगे, उसमें भी तो डिस्काउंट देते, बहुत अमाउंट बैठ जाएगी है तो अगर किसी ने ध्यान हाँ, नहीं जो दिया भी तो। बैठ जाए, आप TDS TCS में आपको नॉन कंप्लायंस करना क्यों है? घर में नहीं, मतलब नया नया सेक्शन है ना, कभी कोई ध्यान ना दिया हो। चलो खैर ठीक है, कुछ नहीं है, वो तो फिर कोई सही। छूट नहीं है। ठीक है सर, बस ठीक है, उतना है, थैंक यू। उतना है। जब जब सामने वाले ने इनकम में, वो तो दिया हुआ है ना वहां पे एक एग्जिट रूट, जब सामने वाले ने अपनी इनकम में ले लिया तो आप एक सी सर्टिफिकेट लेते हो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, और उसके बाद रिटर्न के साथ में उस तरीके से आप उसका खर्चा क्लेम करते हो, या अगली साल आपने जमा कर दिया तो अगले साल आप खर्चा क्लेम कर लेते हो, है ना? तो जो वो प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के, खर्चा लेने के लिए, वो है ना आपके पास, अगले साल जमा कर दो, अगले साल क्लेम कर लो खर्चा, ये है। और या सामने वाले ने अपनी इनकम में ले रखा है तो सामने वाले से सर्टिफिकेट लेकर के वो कंप्लायंस कर लो, ये मतलब सर्टिफिकेट वाला अभी चलेगा इसमें, अगर कोई ले लेता है तो वो वो फिर कम चलेगा का सर, या जीरो का? वो प्रोविजन ऐसे कैसे ही है, वो चलेगा। वो चलेगा, वो प्रोविजन है तो ठीक है सर। और जो हमें ये 50 लाख की छूट है ये तो हर बायर पे है ना? पहले बताओ सवाल किससे पूछ के पूछ रहे हो? इधर देख के। नहीं नहीं, खुद ही बोल रहा हूँ, हाँ खुद ही बोल रहा हूँ, खुद ही। हाँ जी बताओ ना, क्या कह रहे हैं? नहीं, मान लो हमने नहीं काटा तो फिर हमें छूट तो वो 50 लाख वाली छूट तो सब बायर्स में मिलेगी ना? अगर मान लो 5 बायर हैं हमारे और 5 पे हमें कटना था, नहीं काटा तो 50-50 लाख रुपए सब पे मिलेगी वो। तो छूट कह लो, चलो उसको, वो तो लॉ ही ये है कि एक वेंडर मतलब से लॉ ही कह लो तक की तो, हाँ, परचेज मतलब है ही नहीं। हाँ, वेंडर वाइज ही है, बिल्कुल वो वेंडर वाइज ही है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। Any other query of any other member? I think no other query. Alok ji, can we sum up the meeting? हाँ जी, हाँ जी। मैं स्वाति जी से निवेदन करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें। सबसे पहले तो मैं विपिन सर को थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने इस तरह से सेक्शन को एलैबोरेट किया। जैसे अमित सर ने भी कहा था, समझ में तो पहले भी आया था पर आज ज्यादा अच्छे से समझ में आया। और पता है जैसे सभी को कि सर वैसे बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन जीटीबीए में सर कभी भी किसी भी सेशन के लिए कभी मना नहीं करते हैं, और आशा करते हैं सर आगे भी ऐसा ही करेंगे। नहीं, मैं बिजी भी नहीं रहता हूँ नहीं सर, आई नो आप रहते हैं, तो वही चाहेंगे हम कि आगे भी आप हमें गाइड करते रहे अपनी नॉलेज से। और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का थैंक यू कि वो आए, सबने इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाया, और आगे भी हम ऐसे ही इसको अटेंडेंस को बनाए रखेंगे। थैंक यू सर। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा अपने सभी पार्टिसिपेंट से
कि आप हमें स्टडी सर्किल के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक बताएं और स्पीकर भी बताएं। बाकी तो हमारे विपिन जी हैं ही, इन्हें जब हम याद करते हैं तुरंत आ जाते हैं, लेकिन जी। और भी अगर कोई आना चाहे, एलैबोरेट करना चाहे तो उसका वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। शुड बी एंड थैंक यू सर, थैंक यू। विपिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद।